नमस्कार दोस्तों, वननेस मेडिटेशन दुबई के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या सोनी आज की इस प्रातःकालीन मंगल बेला में आप सभी का तहे दिल से आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, हमारा यह पूरा सप्ताह पितामह सुभाष पत्री जी के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज हमारे साथ सीनियर स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर दीप्ति मूलचंदानी जी हमारे साथ है। दोस्तों, उनका तालियों से स्वागत करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू इस मंच पर आने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू। यस मैम, ओवर टू यू। धन्यवाद। आप आज हमारे साथ 3 दिन से जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बहुत खूबसूरत यादें लेकर आए हैं। थैंक यू मैम, हमें तो बस कंटिन्यू सुनना ही है ऐसा लग रहा है। थैंक यू संध्या जी, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और अपनी पत्री जी के साथ बिताए हुए उन मधुर क्षणों को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, क्योंकि हम जब उस बात को दोहराते हैं तो हम उन क्षणों को फिर पैदा करते हैं और फिर उन सबको अपने सोलमेट्स के साथ शेयर करना। वी ऑल स्पिरिचुअल मास्टर्स आर सोलमेट्स। हमारी तो जर्नी बहुत दिनों से साथ साथ चल रही है। इस समय हम देख रहे हैं, जैसे कि एक बार पत्री जी ने मुझसे कहा था, पिरामिड वैली में हम बैठे थे, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो आज हम सब एक ही उड़ान में शामिल हैं। तो इसके साथ अब हम अपने आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो उन अद्भुत यादों को अपने भीतर लेने के लिए और उन क्षणों का आनंद लेने के लिए, उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे। तो मास्टर्स, संध्या जी आप आज म्यूजिक शेयर कर दीजिए। ओके हाँ। सो आज के और अभी के इस अद्भुत क्षण को हम एक मीठी सी यादगार बना देंगे जिंदगी में, अपने साथ जुड़ के ध्यान के द्वारा। तो कृपया सभी ध्यान की मुद्रा में आ जाएं, अपने पाँव को क्रॉस करें, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा दें। जिन्होंने चश्मे पहन रखे हैं वो अपने चश्मे उतार दें और बहुत प्यार और कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर दें और अपनी भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एकीकार हो जाएं। मन में बहुत सारे विचार आएंगे, हमें उन विचारों में इन्वॉल्व नहीं होना है, साक्षी भाव से उन विचारों को देखते रहना है और अपनी श्वासों के साथ, भीतर जाती हुई श्वासों के साथ और बाहर आती हुई श्वासों के साथ एकीकार हो जाना है। तो अब हम पत्री जी के बांसुरी संगीत के साथ इस अद्भुत ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे मास्टर्स। संगीत उस परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप है जो हमें आनंद की गहराइयों में लेके जाता है मास्टर्स। इसीलिए पत्री सर ने
आनापानसति के साथ इस ध्यान को इस संगीत ध्यान को जोड़ा, इस मधुर संगीत को जोड़ा। सर स्वयं बहुत सुंदर बांसुरी वादन किया करते हैं, लेकिन हम चाहे तो किसी भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ स्वयं को ध्यान में बिठा सकते हैं। कोई मंत्र चैंटिंग नहीं, किसी फिजिकल गुरु, नॉन फिजिकल गुरु, किसी देवी देवता, किसी का कोई ध्यान नहीं। हमको स्वयं के बहाव के साथ बहना है मास्टर्स। जब हम किसी वस्तु विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इसमें भी हमारी ऊर्जा का व्यय होता है और हमारा ध्यान उस पूरा का पूरा उस वस्तु में रहता है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने भीतर जाती हुई श्वास और बाहर आती हुई श्वास के साथ एक होते हैं, साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम पूरी तरह से प्रवाह में बह जाते हैं। ये टेक्निक साइंटिफिक टेक्निक है मास्टर्स, आनापानसति मेडिटेशन। ये एक पाली शब्द है। आना का अर्थ है भीतर जाती हुई श्वास, अपाना का अर्थ है बाहर जाती हुई श्वास, और सति का अर्थ है उसके साथ एक होना। इस टेक्निक को हजारों साल पहले, करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने अपनाकर निर्वाण की स्थिति को प्राप्त किया था, जिसको करीब 40 साल पहले पितामह ने जन जन के कल्याण के लिए इस विधि को और भी सुगम बनाते हुए जन जन में इसका प्रसार किया। उन्होंने इस पद्धति के साथ संगीत को जोड़ा। इस पद्धति के साथ उन्होंने पिरामिड ऊर्जा को जोड़ा और इस ध्यान को कई गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करने का साधन बनाया। जब हम ये ध्यान मधुर संगीत के साथ करते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है मास्टर्स। और जब हम ये ध्यान पिरामिड के नीचे करते हैं तो हमें और 3 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। और आज जिस तरह हम सब एकत्रित होके ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं, समूह में ध्यान कर रहे हैं, इससे और भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इन सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है मास्टर्स। पितामह स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने हर चीज को पहले भली भांति तोला मोला, देखा भाला, और उसके बाद पूरी तरह समर्पित होकर गांव-गांव जाकर आम व्यक्ति तक पहुंचकर इस ज्ञान को, ध्यान करने के ज्ञान को बांटा, साझा किया। आज करोड़ों लोग इस ध्यान को करके लाभान्वित हो रहे हैं। ये ध्यान ऐसा है, श्वास के साथ एक होने की जो पद्धति है वो ऐसी है
कि जब हम अपनी श्वास के साथ होते हैं और हमारे मस्तिष्क में जितने विचार आते हैं, एक आम व्यक्ति के मस्तिष्क में एक दिन में करीब 60 से 70 हजार तक विचार आते हैं। उन विचारों का क्लटर हो जाता है, मस्तिष्क में समूह जमा हो जाता है और व्यक्ति अपनी सहज अवस्था में नहीं रह पाता। वो विचारों का क्लटर हमारे शरीर में जाती हुई ऊर्जा को भी बाधित करता है, क्योंकि इस प्रकृति में इतनी अधिक ऊर्जा है जो हम सब इस पृथ्वी के प्राणियों के लिए उनकी जरूरत से कहीं ज्यादा अधिक है। और वो ऊर्जा ऐसी है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती मास्टर्स। जिस तरह सूरज सबको अपना ताप देता है, वो किसी को नहीं देखता कि ये गरीब है, अमीर है, बुद्धिमान है, बुद्धिहीन है, महल में रहता है, झोपड़ी में रहता है। उसका ताप सबके लिए एक जैसा है। जैसे वृक्ष अपने फल सबके के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो वो तो देते ही हैं, क्योंकि प्रकृति के ये वो साधन हैं जिनसे हम जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। हमें प्रकृति ने इतना शक्तिवान बनाया है कि हमारे भीतर सारी सामर्थ्य है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम अपनी उस सामर्थ्य को समझ नहीं पाते और नर से नारायण बनने की स्थिति में सिर्फ नर में ही रह जाते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इस यात्रा को, नर से नारायण तक की यात्रा को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस संसार में जब हमारी आत्मा इस भौतिक शरीर का साथ लेती है अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए, अपने कर्मों का बैलेंस करने के लिए, तो हम माया के जाल से अपने आप को लिप्त कर देते हैं मास्टर्स। यहाँ पर ही हमें पत्रीसरी के ग्रेट मास्टर्स ने ध्यान करके, ध्यान की विधि को अपने जीवन में अपना के उस माया जाल से मुक्त होने का रास्ता बताया है। जब हम ये पद्धति करते हैं, अपनी श्वासों के साथ एक होते हैं मास्टर्स, हम अपनी आंखों के द्वारा 80% ऊर्जा का व्यय करते हैं। हाथों की उंगलियों के द्वारा 10% ऊर्जा का व्यय करते हैं। पाँव की उंगलियों के द्वारा 10% ऊर्जा का व्यय करते हैं। जब हम इस ध्यान की मुद्रा में होते हैं, पाँव को क्रॉस करते हैं, 10% ऊर्जा बंध जाती है हमारे भीतर। जब हम हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाते हैं और 10% ऊर्जा हमारे अंदर संचित हो जाती है, उसका व्यय नहीं होता। और जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो 80% ऊर्जा हमारे भीतर रह जाती है। मास्टर्स,
किसी भी बीमारी का कारण, चाहे वो तन से हो, मन से हो, आत्मा से हो या सामाजिक आर्थिक कोई भी परेशानी हो, उसका मूल कारण हमारे भीतर ऊर्जा की कमी ही होता है। जब हम उस प्राण ऊर्जा को, कॉस्मिक एनर्जी को अधिक से अधिक मात्रा में अपने शरीर के भीतर लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर के ब्लॉकेजेस दूर होते जाते हैं। हमारा शरीर एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और हमारे भीतर की गांठें खुलने लगती हैं मास्टर्स। और जब हमारे भीतर की गांठें खुलती हैं, हम रोगों से भी मुक्ति पाते हैं और सभी तरह की कष्ट व्याधियों से हम मुक्ति पाते हैं और हम भीतर ही भीतर जागृत होने लगते हैं। हम विजडम की ओर कदम बढ़ाते हैं और तब हमारे जीवन में स्वाध्याय, स्पिरिचुअल बुक्स का अध्ययन आता है और जब हम वो अध्ययन करते हैं तो हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है। जब हमारे भीतर ये ज्ञान बढ़ जाता है और हमें शांति अनुभव होती है, तो हम चाहते हैं कि इस शांति को हम औरों के साथ भी बांटें। इसे सज्जन सांगत्य कहते हैं मास्टर्स। जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, अपनी विजडम को औरों के साथ बांटते हैं, तो हमारे अंदर का जो एक सबसे भयंकर शत्रु है ईगो, वो शटर होता है। जब हम किसी के साथ अपना ज्ञान साझा करते हैं, तो सम्मुख बैठा हुआ व्यक्ति भी हमारे साथ अपना ज्ञान साझा करता है और हमें पता चलता है कि अरे, हम तो सिर्फ इतना जानते थे, ये तो मुझसे कहीं ज्यादा जानता है। वहां पहली बार अनुभव होता है हमें कि अभी बहुत कुछ है जानने के लिए। तो हम अपने भीतर उत्पन्न हुए उस अहंकार की भावना को टूटते हुए देखते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह पितामह कहते हैं, अगर हमें पूरी तरह भगवत स्वरूप लेना है, प्राप्त करना है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, और हमें हर आत्मा का ध्येय यही है कि उस वास्तविक स्वरूप को फिर से प्राप्त करें, अपने उस ईश्वरी तत्व को फिर से प्राप्त करें। तो उसके लिए उन्होंने बोला 33% ध्यान को जीवन में अपनाना चाहिए, 33% स्वाध्याय को जीवन में अपनाना चाहिए और 33% सज्जन सांगत्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और बाकी जो 1% होता है, वो तो जब हम ये सब करते हैं तो हम स्वयं को इस अद्भुत संसार के बीच में पाते हैं, तो वो स्वतः ही पूरा हो जाता है। हम पूरी तरह पूर्णत्व को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी यात्रा संपूर्णता को प्राप्त होती है मास्टर्स। तो ऐसी अद्भुत ध्यान की विधि, ज्ञान की विधि को
हमें अपने जीवन में समाहित करना चाहिए और नर से यात्रा प्रारंभ करके नारायण की ओर बढ़ के पूरी तरह से नारायण ही बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारे उपनिषद भी तो यही कहते हैं कि ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है, तुम भी ब्रह्म हो। पर इस ब्रह्मत्व की, इस तत्व की पहचान के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें इस मार्ग को अपनाना होगा मास्टर्स। और जब धीरे धीरे हम इस पथ पे आगे बढ़ेंगे, हमें स्वयं अनुभव होगा कि हमने इस धरती पे क्यों जन्म लिया है, हमारे इस धरती पे जन्म लेने का क्या कारण है। सिर्फ खाना पीना, सोना, सिर्फ यही नहीं है हमारे जीवन का पर्पस। हमारे जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। और जब हम इन विधियों को जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ पाते हैं। और जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को समझ पाते हैं तो हम उस ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। धीरे धीरे करके हमारे जीवन के सारे अवरोध दूर होने लगते हैं। हम स्वयं भी प्रसन्न होते हैं, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्नता देते हैं, इस संसार को प्रसन्न बनाते हैं। जैसे कि एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जिसे हम सबको प्रतिदिन सवेरे थोड़ी देर के लिए जरूर बोलना चाहिए। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जग के हर दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इस प्रार्थना के साथ हम आखिरी 10 मिनट के लिए, आखिरी 10 सेकंड के लिए इस ध्यान की अवस्था में रहते हैं। 10, 9, 8, 7,
6 5 4 3 2 1 0। कृपया सभी अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से अलग करें और अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के, इन खूबसूरत आंखों के ऊपर रखें कुछ समय के लिए और प्राप्त ऊर्जा को अनुभव करें। धीरे धीरे पूरी तरह से इस भौतिक शरीर में वापस आते हुए अपनी आंखों को बहुत आनंद के साथ, मधुरता के साथ, चेहरे पे एक मीठी मुस्कान लिए खोलें और अपनी हथेलियों को अपने पूरे शरीर पर प्यार से घुमाएं और उस ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक अंग तक, एक एक सेल तक पहुंचाएं और पूरी तरह से उस ऊर्जा को अनुभव करें मास्टर्स। इसके साथ ही हम वापस अपनी ज्ञान की यात्रा पे चलते हैं मास्टर्स। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत खूबसूरत ध्यान और खूबसूरत आपने बताया, बोल के बहुत सुंदर था। थैंक यू। यस, अब पत्री जी की यादों को हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ। सर्वप्रथम मैं उस दिव्य पुरुष को अपने मन से, अंतर्मन से प्रणाम करती हूँ। उनका हमारे जीवन में आना एक अद्भुत संयोग ही नहीं है मास्टर्स, ये हमने मांगा था। जानते हैं आप, एक किताब है आस्क एंड यू आर गिवन। तो कभी किसी जीवन के उस आनंद के क्षण में जब हम नर से नारायण बनने की कोशिश में थे, क्योंकि बहुत सारी पद्धतियां हैं ना, हम पूजा पाठ करते हैं, जब जनरली यही होता है सनातन धर्म, हम सब तो शुरू से ही स्पिरिचुअल हैं, तो उसके लिए पूजा पाठ शुरुआत तो हमने वहीं से की, क्योंकि पहला स्टेप तो वहीं से शुरू होता है ना, वो रिचुअल से। उसके बाद हम होते हैं स्पिरिचुअल। जब स्त्री शब्द जुड़ जाता है ना, तो हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं। तो कभी हमने यूनिवर्स से मांगा होगा, किसी जन्म में मांगा होगा, इस जन्म की बात मैं नहीं कर रही हूँ मास्टर्स, क्योंकि हम सिर्फ इसी क्षण नहीं हैं। हम भौतिक रूप से हमने ये शरीर सबने जरूर लिया है, अपने आप को अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार अपने कर्मों को बैलेंस करने के लिए और अपनी आत्मा के उत्थान के लिए शरीर जरूर लिया है। लेकिन हमारी आत्मा तो हमेशा अनंत काल से चली आ रही है। तो पता नहीं किस जन्म में, किस क्षण में हमने यूनिवर्स से पत्री सरसरीखे दिव्य पुरुष को अपने जीवन में लाने के लिए मांगा था मास्टर्स। इसीलिए वो हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमको ज्ञान देकर, ध्यान की ये अद्भुत विद्या सिखाकर हमें परिपूर्ण कर दिया। हाँ, हम पहले भी जब तक हम ये नहीं जानते थे तो हमें लगता था कि अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम इस ध्यान में आए, इस ज्ञान की धारा में हमने बहना शुरू किया, तो हमें पता चला कि हमारा ज्ञान तो सागर की एक बूंद की तरह है। अनंत सागर है हमारे सामने ज्ञान का। अभी तो हमें न जाने कितने जन्म लेने होंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान की प्राप्ति मास्टर्स कब होती है? जब हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। और यही ज्ञान हमें पितामह ने पहले दिन दिया था। मैं अपनी बात कर रही हूँ मास्टर्स।
जब पहले दिन मैंने पितामह के साथ ध्यान किया, उसके बाद हम लोग घर पे उनसे मिले। वो तो एक पब्लिक प्रोग्राम था जिसमें मैं पहली बार पितामह के साथ बैठ के मैंने उनके बांसुरी वादन के साथ ध्यान किया। उसके बाद हम घर पे मिले। पितामह ने मुझसे कहा, ए सीखा है, ए सिखाना शुरू करो, बी सीखा है, बी सिखाना शुरू करो। सर कैसे सिखाएंगे, हमने तो आज ही शुरू किया है। आज ही तो आपने देखा ना मैंने आनंदमय कैसे कोश बोला था। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। तो मैंने जो आज सिखाया वही तो बोलना है, इसमें तो कोई कठिन काम ही नहीं है। आप ध्यान के मुद्रा में बैठ जाओ, आंखें बंद करो, अपनी श्वासों को साक्षी भाव से देखना है, अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, और साथ में मधुर संगीत लगा दो। बहुत ही तो सरल विधि है, किसी को भी सिखाई जा सकती है। तो यहां से शुरू कर दो, कोई भी कहीं मिले। तो मास्टर्स ऐसी दिल में बैठी उनकी बात कि मैंने उस बात को अपने जीवन में उतार लिया। मैं कहीं पर भी होती थी, यात्रा में, ट्रेन में, एयरक्राफ्ट में, या कहीं घूमने गई हूँ, डेजर्ट्स में, कहीं समंदर के किनारे, जो मुझे मिलता था। और सच बात है, यूनिवर्स ऐसे लोगों को मेरे पास भेज भी देती थी जो जिज्ञासु होते थे। यहाँ पर मुझे लगता था कि ये दिव्य पुरुष कितनी दिव्यता रखते हैं भीतर, उन्हें पता है हमारे जीवन में ये होने वाला है, तो उन्होंने पहले ही हमें उसके लिए तैयार कर दिया। क्योंकि सबसे पहले हमारा भी तो तैयार होना जरूरी है ना। वो एक्सेप्टेंस हम लाएंगे तो दूसरे को उस आत्मविश्वास के साथ हम कुछ बता पाएंगे। तो वो आत्मविश्वास तो पहले अपने अंदर प्रबल होना चाहिए, जिसको पितामह ने एक मीटिंग में ही मुझे बता दिया था, फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने बता दिया। तो धीरे धीरे करके ये यात्रा प्रारंभ होने लगी। उसके बाद मास्टर्स, एक बड़ी सुंदर बात आपको बताती हूँ। क्या होता था ना, ये तो करीब 2010 में सर से मुलाकात हुई थी मेरी, पितामह का मेरे जीवन में आना हुआ था, ध्यान की यात्रा चल रही थी। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ए आता था, ए सिखाते थे, बी पे पहुंचते थे तो बी सिखाने लगते थे, सी पे पहुंचते थे, सी सिखाने लगते थे। करते करते कोरोना का पीरियड आया। एक दिन मैं ध्यान में बैठी थी, अचानक से मुझे बहुत सुंदर बांसुरी का संगीत सुनाई देने लगा। मैंने उस दिन म्यूजिक नहीं बजाया था। मुझे कहीं दूर से एक बांसुरी की आवाज आ रही है, बहुत मधुर बांसुरी। तो मैंने सोचा कि लोगों में, हमारे घर में भुवनेश्वर में पास में कई बच्चे ऐसे रहते थे जो म्यूजिक सीखते थे। तो मुझे लगा कोई बच्चा बांसुरी का अभ्यास कर रहा है। और देखो, मैंने और अपनी, फिर मैं उठी और मैंने अपनी जो खिड़कियां बंद थी ना उन सबको भी खोल दिया। इतनी मधुर तान थी, वो तान बजती रही। मैं ध्यान से उठी, उसके बाद मैंने स्नान वगैरह किया, क्योंकि ये तो ATM है ना, एनी टाइम मेडिटेशन है, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। जब आपकी इच्छा हो, स्नान किया हो ना किया हो, जैसे भी हो आप बैठ जाएं। मैंने नहाई धोई, और जैसे घर में एक पूजा स्थल है हमारे, तो एक दीप जलाना है वहां पे, वो सब जैसे प्रैक्टिस में है ही। तो अपना नहाई, सब काम कर रही हूँ, पूजा से रिलेटेड अपना सब वो तैयारी कर रही हूँ। वो मधुर संगीत बजे चले जा रहा है, बजे चले जा रहा है। मैंने कहा, इतनी लंबी प्रैक्टिस कोई कैसे कर रहा है। और उसके बाद मेरे पूजा घर में एक छोटे से बाल गोपाल हैं, तो उनके साथ मेरे को बड़ा प्यार है। वो मेरी मम्मी ने मुझे मेरी बेटी के जन्म के समय दिए थे। माँ को आशा होती है ना, कहती थी देखो अब बिटिया आई है, इसका भाई भी आना चाहिए। तो ये कन्हैया है ना, इस कन्हैया को प्यार किया करो खूब। तो देखिए प्रकृति कैसे पूरा करती है। आज मेरी बेटी को
7 महीने का बेटा हुआ है। वाह, मुझे तो एक ही बेटी है, पर वो कन्हैया हमारे घर में, जिसे बहुत साल पहले आस्क एंड यू आर गिवन, तो वो प्यारा सा बच्चा कान्हा स्वरूप, सच में जब उसको देखती हूँ तो मुझे ये यादें ताजा होने लगती हैं। तो मैं अपना बड़ा मगन होके, उनको एक होता है ना चीज के मम्मी ने दिया है, वो छोटे से चांदी के कान्हा जी, उनको मैं बड़े प्यार से देखा करती थी, उनसे बात भी कर लिया करती थी। वो स्थिति तो खैर थी, बात भी कर लिया करती थी, और वो मधुर संगीत बजे जा रहा। और जब मैं कान्हा जी से बात करती थी ना, तो मैं कोई भी कान्हा जी का भजन गाने लगती थी, कोई भी जो मेरे दिमाग में आता था भजन, वो मैं गाने लगती थी। और मैं भजन गा रही हूँ, पीछे से तान बजे जा रही है। उसके बाद जैसे मैं पूजा घर से बाहर आती थी, वो बांसुरी की तान बंद हो जाती थी। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला, बहुत दिनों तक चला। मैं आनंद ले रही थी, ये बहुत सहज रूप में, जैसे एक जीवन में एक अंग हो जाता है ना कि हाँ ये होता है, वही समय होगा उस बच्चे का बांसुरी बजाने का। जब मैं बैठती हूँ वही समय होगा। दिमाग में कभी फिर ये विचार नहीं आया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एक दिन की बात है, अचानक से सर के तो यूट्यूब में बहुत सारे पितामह के आ चुके थे, ये फ्लूट मेडिटेशन के बहुत सारे एपिसोड्स आ ही चुके थे। एक दिन पर्टिकुलर एक में ध्यान, फ्लूट मेडिटेशन बाय पत्री जी, मैंने म्यूजिक वो लगाया और मैं ध्यान करने को बैठी, और अरे बाप रे, उस दिन वो म्यूजिक नहीं बजी, उस दिन ये बज रहा था। मैंने कहा ये तो पत्री सर की म्यूजिक है, ये तो पत्री सर बजा रहे हैं, मैं तो यही म्यूजिक कितने दिनों से सुनती चली आ रही हूँ। मेरा मतलब वो क्षण मेरे रोंगटे पूरे शरीर में खड़े हो गए। मैंने कहा कितने दिनों से ये संगीत मैं सुन रही हूँ, और आज वो पर्टिकुलर, क्योंकि सर के बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं मेडिटेशन म्यूजिक के साथ, तो पर्टिकुलर वही धुन बज रही है। और इतने दिनों से मैं अपना उस धुन के साथ तो मैं बहुत दिनों से थी, और मैं तब फिर बजाती भी नहीं थी कोई धुन, और पर्टिकुलर वो धुन बजी, और मैंने कहा अरे ये तो सर बजा रहे हैं ये धुन तो। खैर उसके बाद दूसरे दिन से म्यूजिक सुनना बंद हो गया मेरा, वो आवाज आनी बंद हो गई। खैर फिर मैंने इसको सहज भाव में लिया, तब तक ये स्थिति तो शायद मन की हो चुकी थी, सहज भाव में लिया मैंने कोई मन में वैसा नहीं था कि क्यों बजना बंद हुआ, क्यों हुआ, क्या, कोई प्रश्न नहीं था मेरे मन में। और प्रश्न मतलब उस तरीके की बेचैनी नहीं होती है, तो यू आर कंफर्टेबल, आप सहज हो, सहज रूप से चल रहा था। इसी बीच में कोरोना खत्म हुआ, सर का आना हुआ। सारिका सराफ जी हैं भुवनेश्वर में, वो ब्लेसिंग का बहुत अच्छा उन्होंने टीम बनाया हुआ है, जिसमें मैं भी एक कोर मेंबर हूँ। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उनके घर पे सर के आने का प्रोग्राम था। सारिका ने मुझे फोन किया, दीदी आ रहे हैं, वो मुझे दीदी बुलाती है, दीदी आ रहे हैं, दीदी सर आ रहे हैं, सबको आना है। खैर हम लोग पहुंचे, क्योंकि सर का तो ऐसे रहता था ना, थोड़ी देर वहां थे सारिका के यहाँ, फिर थोड़ी देर और मास्टर्स के यहाँ। मैं सारिका के घर, मैं और मेरे हस्बैंड पहुंचे, तो सर का तो देखिए कैसा होता है ना, वो किसी के साथ बात कर रहे थे, मैंने बताया ना वो सुनते बहुत थे और बहुत ध्यान से सुनते थे। ये मैंने उनको देखा कि वो कोई आता था तो कहते थे और बताओ क्या चल रहा है, और सामने वाला जिस चीज में लगा हुआ है वो बताता था कि सर अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, ये पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं अभी मेडिटेशन की क्लासेस ले रही हूँ, कि मैं किस पथ पे किस तरह से आगे बढ़ रही हूँ। लोग बताते थे और जितनी देर बताते जाते थे सर सुनते चले जाते थे, जब तक कि वो व्यक्ति खुद ना चुप हो। अगर इस बीच कोई टोक देता था तो उसको इशारा कर देते थे, बोलने दो इनको, सुनना सीखो, वो क्या कह रहे हैं सुनना सीखो, सुनना बहुत बड़ी कला है। और मुझे तो बहुत आनंद आता है सुनने में, मैं सुनाने से ज्यादा सुनने में मजा महसूस करता हूँ। वो सुनने में ज्यादा आनंद महसूस करते थे। कहते
उनके शब्द थे कि एक ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर का ये गुण है, ये उसका गुण है कि उसको सुनने की कला को विकसित करना चाहिए। हम लोग का क्या होता है, हम बताना ज्यादा चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। कोई एक शब्द बोलेगा, हमको तुरंत, हो सकता है सामने वाला ज्ञानी भी ज्यादा हो, वो अपना वो ज्ञान साझा करना चाहते हो, पर प्रतीक्षा करनी चाहिए कि एक बार वो अपनी बात को पूरा कर ले, उसके बाद कि अब मैं शुरू करूं, इस तरह से अपनी बात को बीच में लाना चाहिए। तो सर ने ये चीज वहां सबके सामने बोली कि हमको सुनने की कला में प्रवीण होना चाहिए। और मैंने रूम में, सारिका के हॉल में मैंने एंटर किया था, तो काफी भीड़ थी वहां पे। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा वहां विंडोज थे, वहां खड़े हो गए। सर ने जैसे, उसके सर की नजर मेरे पे पड़ी, सर उनके साथ बात करने में व्यस्त थे। जैसे पूरी हुई उनके साथ वार्ता उनकी, उन्होंने मुझे इशारा किया। यहाँ पे हमने क्या सीखा मास्टर्स, भले वो मुझे जानते थे अच्छी तरह, सब कुछ था, लेकिन क्योंकि वो सब में ब्रह्म स्वरूप देखते थे, उन्होंने उस व्यक्ति को बीच में नहीं टोका, उसकी बात को पूरा होने दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे इशारा किया, उन्होंने वही सम्मान उसकी बात को भी दिया जो व्यक्ति उनसे बात कर रहा था। मैं गई तो मेरी तो जैसे आदत थी, मैं गई, सर को हक किया, गोदी में लेट गई। सर तो बहुत प्यार से, मैंने बताया ना, वो तो स्कैनिंग करते, आंखों में देखते थे सर, इतनी गहरी आंखों से देखते थे कि लगता था पूरा हमें स्कैन कर रहे हैं। सर देखते रहे। उसके बाद बोले, और क्या चल रहा है? तो मैं हंसने लगी। मेरी आदत ही, पता नहीं ऐसा क्यों था, मैं कुछ नहीं बोलती थी सर को। मैं हंस दी। मैंने कहा सर बस ऐसे ही, हमेशा मेरा ये जवाब होता था, सर बस ऐसे ही। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठी रही, फिर मेरे हस्बैंड को देखा, उन्होंने दूर से बुलाया, और स्वामी जी कैसे हैं, कैसा चल रहा है? तो ये सामने आ गए, फिर इन्होंने प्रणाम किया, और सर का तो पैर तो छुआते ही नहीं थे वो किसी से। इन्होंने, काफी लेडीज आगे बैठी थी, तो ये थोड़ा दूर से ही, जहां ये खड़े थे वहां से आगे आए थोड़ा, इन्होंने प्रणाम किया। और स्वामी जी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। खैर उसके बाद मैं उठ गई, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सब अपनी बात करना चाहते थे सर से। और मैं वहां पे, सामने क्या हुआ ना, हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं, हम उनके साथ बैठने का आनंद ले, क्योंकि वहां में लिबर्टी मिलती है ना, क्योंकि वैसे सब जगह नहीं होता। संत का आसन ऊपर होता है और बाकी लोग थोड़ा सा नीचे ही बैठते हैं, लेकिन सर के साथ तो सब सर अपने साथ ही बिठा देते थे सबको, तो और सबको ये चीज आनंद भी देती थी बहुत ज्यादा। तो जो सोफा था वो बहुत बड़ा नहीं था, जैसे दैट वाज 4 सीटर और 5 सीटर, और बाकी सारे लोग ऐसे नीचे कालीन बिछा था, उस पे बैठे थे। तो सर बैठे थे, उनके पास कोई एक जन बैठता था, और बाकी जो 3 सीटर, उससे जैसे एल शेप का सोफा होता है, तो 3 लोग पहले ही उस पे बैठ गए थे। तो मैं वहां से उठी और मैं वहीं कालीन के ऊपर मैं बैठी। अचानक से सर को देखती हूँ, सर ने मुझे इशारा किया, ऊपर बैठो। उस मास्टर की दिव्यता देखिए, उन्होंने मुझे इशारा किया ऊपर बैठो। तो जो भी बैठे हुए थे, या कोई लेडी थी या वो, मुझे ध्यान, जो भी बैठे हुए थे वहां, उन्होंने तो देखा सर ने मुझे इशारा किया, जगह नहीं थी, तो वो उठ गए, उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, और मुझे और बाकी सारिका वगैरह सब खड़े ही हुए थे, सारे लोग, क्योंकि बहुत भीड़ थी, सारे मास्टर सामने खड़े हुए थे। सर ने उन सबके बीच में मुझे इशारा करना उनका कि ऊपर आओ, यहाँ बैठो सोफा पे। वो व्यक्ति ने जगह खाली कर दी मेरे लिए, मैं सोफा पे बैठ गई। बाद में मेरे मन में ये चल रहा था कि यहाँ कोई अहम भाव भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जिस स्टेज में है, तो ये सब चीजें तो कुछ, ये यूनिवर्स की बहुत हम लोगों के ऊपर ब्लेसिंग है, वो चीज नहीं है। लेकिन मन में ही आया
कि सर का मुझे नीचे से ऊपर बिठाने का क्या मतलब हो सकता है। सर ने मुझे, अच्छा और भी इतने मास्टर्स जो मैं तो उनको हमेशा कहती हूँ कुछ कुछ सर ऐसे ही मैंने तो कभी मतलब ऐसा संजोग नहीं, उनके सामने जाते मेरा मतलब यही जवाब होता था। वो पूछते थे और मैडम क्या कर रहे हैं, मैं कहती थी सर ऐसे ही तो उसके बाद वो शायद मेरे बारे में, मैंने बोला ना, स्कैनिंग कर लेते थे। उन्होंने वो मुझे स्थान दिया। सच में इन मास्टर्स से लिए हुए इन अनुभवों को जब सोचते भी हैं ना, तो लगता है कितने बड़े जीवन में अनुभव हमने प्राप्त कर लिए। उसके बाद चलता रहा, ये प्रोग्राम चलता रहा। तो सारिका के हस्बैंड सत्यम जी, वो भी बहुत जागरूक सोल हैं, वो भी बहुत इवॉल्व सोल हैं। वो पिक्चर में नहीं होते हैं, ऑन द स्क्रीन नहीं होते हैं, ऑफ स्क्रीन वो सारिका के साथ हमेशा होते हैं। क्योंकि वो तो अब सारिका का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ही सेवा कर रही है वो। उसके तो ब्लेसिंग टीम ने तो क्या क्या मतलब इस समय लाइब्रेरीज चल रही हैं, बहुत बहुत कितना सारा। आप एक बार उधर जाओ और देखो तो कितनी फील्ड में सारिका ने लोगों के कल्याण के लिए विस्तार, कितने नए नए मास्टर्स पैदा कर दिए हैं उसने। सारिका खड़ी थी वहां, सत्यम जी मेरे पति के साथ खड़े हुए थे। सर ने उनको भी बुलाया और स्वामी जी करके सारिका से बोलते हैं, ही इज ग्रेटर देन यू, ही इज ग्रेट मास्टर देन यू। हंसने लगे हम सब। मतलब देखिए ना, आप सोचिए यहाँ पर क्या है जो सामने होता है ना। जैसे मैं ही हूं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं सामने हूं तो मुझे लगता है मैं इतना कुछ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड, ही इज ऑल्सो ऑफ स्क्रीन वर्किंग। वो ऑन स्क्रीन तो उनको बुलाया भी जाए स्टेज पे ना, क्योंकि कहीं पर भी अभी अभी हमारी इंटरनेशनल मीट थी, जो मैंने बताया पेरिस में बुलाया गया था, फ्रांस में इंटरनेशनल मीट थी, तो उसमें मुझे एज अ स्पीकर बुलाया गया था। फिजिकल मीट था वो, जीके सर ने बुलाया था और वहां से आमंत्रण था कि आप स्पिरिचुअल टेबलेट के ऊपर बात करिए। तो जब मेरा पोर्शन खत्म हुआ, मैंने बोल दिया, उसके बाद फोटोग्राफ्स होते हैं, जैसे वो दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है, वो सब करके उसके बाद स्टेज पे फोटो होता है। तो फोटो खिंचाने के लिए सर ने इनको भी आवाज दी। मुझे बोले क्यों नहीं आप उनको बुलाते हैं, सर ने इनको आवाज दी। मैंने कहा सर आप बुलाइए, वो तो अपना पीछे अपना जहां बैठे थे कुर्सी पे वहीं बैठे थे। ये आए स्टेज पे, फोटो खिंचाया, सारे लोग चले गए। सर ने लिया, बोले सर हम आप वी वांट टू लिसन फ्रॉम यू फ्यू वर्ड्स। ये मुस्कुरा दिए और बोले आई एम अ मैन ऑफ लेस वर्ड्स। करके प्रणाम किया और उतर गए स्टेज से। लेकिन अगर सही में बोलूं तो मेरी बैकबोन तो वही है ना, उनके साथ के बिना मैं इतनी विजिट नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी जगह जा पाती हूँ। क्योंकि देखिए ना, हमने जो ये स्त्री शरीर लिया है उसके साथ कुछ पाबंदियां भी होती हैं। जब हम परिवार में होते हैं ना, तो कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये तो यूनिवर्स की ही ब्लेसिंग होती है, उनका इतना सपोर्टिव होना बहुत बड़ी बात है कि मेरी हर चीज को तो अरेंज वो करते हैं। मैं सामने खाली मेरी पिक्चर, मैं ऑन स्क्रीन हूं ना, और बाकी तो पीछे से मेरे लैपटॉप को ठीक कराना है, मेरा पुराना खराब हो गया, मुझे नया लाके देना है, मेरी यहाँ की टिकट बनवानी है, मेरी वहां की टिकट बनवानी है, यहाँ साथ चलना है, वहां साथ चलना है, तो वो सब तो वही करते हैं ना। तो ये बात उस दिन समझ में आई कि हम ये सोचते हैं, वो उन्होंने एक को नहीं बोला, उन्होंने वहां जितने लोग बैठे थे शायद उसमें से किसी को सख्त जरूरत थी इस चीज की। सारिका तो बहुत इवॉल्व सोल है, सत्यम जी भी, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक के ऊपर ठोक दो तो दूसरों के को अपने आप उसका अनुभव होने लगता है। सब अपने आप को समझने लगते हैं कि हाँ, इसके पीछे का मर्म क्या है। तो इस तरह उनकी तो एक एक बात जब करते हैं तो ये लगता है कि हर बात तो एक नया संदेश देती है। सिर्फ ऐसे मास्टर्स के मुंह से सुनना नहीं कि सर प्रवचन कम देते थे, सर बहुत उनके ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जो आए हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पत्री, सर जब
यहाँ पर होता था, करताल में प्रोग्राम होता है वहां पे, या साउथ की तरफ तेलुगु में सर ने बहुत सारे पहले दिए हुए हैं ना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके या हिंदी में ट्रांसलेशन करके 2-2, 3-3 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जरूर आप लोग सुनिए, सुनते ही होंगे आप लोग, वो यूट्यूब में आप डालिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ पत्री सर। जीवन की हर चीज के ऊपर उनका इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है। पर ऐसे सर बहुत लंबा प्रवचन नहीं, वो तो ध्यान में ही बिठा देते थे। उनका तो काम था बस आंख बंद करो, उनके सामने थोड़े ज्यादा बोलो, बोले जितना जरूरी हो उतना बोलो, नहीं तो चुप करो। एकदम ऐसे सबको ऐसे ही बोलते थे, जरूरत है तो बोलो, नहीं तो चुप करो, आंख बंद करो और ध्यान में बैठ जाओ। और ये भी नहीं फिर बार बार समझाते थे कि क्यों तुम्हें ध्यान में बैठना चाहिए, वो तो उनकी गाइडेड मेडिटेशंस हैं, उसमें वो बोलना अलग बात है। पर ऐसे जब कभी कोई गैदरिंग होती थी और कोई बहुत बोल रहा है इन द सेंस कि सबको, हर आत्मा की इच्छा होती है ना ऐसी दिव्य आत्मा को अपने पास पाके कि मैं इनसे ये प्रश्न पूछ लूं, ये प्रश्न पूछ लूं, इसका उत्तर मिल जाए। बोले जो पूछने वाले सवाल है सिर्फ वो पूछो, नहीं तो चुप करो, मुंह बंद। मतलब इतना, वो नारियल जो मैंने बोला ना, नारियल ही थे वो, ऊपर से कड़क दिखते थे, अंदर से इतने कोमल कि उनको अगर हक करो तो ऐसे लगा कि अपनी माँ को हक किया। जैसे बचपन में अपनी मम्मी से नहीं चिपकते थे, लगता था पूरी दुनिया मिल गई, इसी गोदी में पूरी दुनिया है, वो वही अनुभूति होती थी। और एकदम चुप, आंखें बंद करो और ध्यान करने बैठो। और एक बार की तो उनकी बात बताती हूँ, क्या हुआ हमारे यहाँ जब ये पुरी में ध्यान महायज्ञ की तैयारी चल रही थी, सर का आना होता था, तो उस ऑफिस में जो हमने सेंटर बना रखा था, मास्टर्स जहाँ होते थे, तो सर रुकते कहीं भी थे पर वहां पे जरूर आते थे और वहां बैठ के वहां पे जरूर सर ध्यान का सत्र जरूर करते थे। और फिर वहां पे हम लोग, वही सर का तो था ना कि ध्यान करा के, जब भी ध्यान कराओ और कुछ नहीं, इतना इतना पोहा बना लो, वो सब लोग मिलके खा लो। कुछ देर ध्यान करने के बाद ना भूख, ये तो स्वाभाविक है ना, भूख लगती है, थोड़ी प्यास लगती है, तो कहते थे कि इतना थोड़ा थोड़ा बना लो ना और थोड़ा थोड़ा पोहा सब लोग खा लो, चाय पी लो साथ में। संगत के साथ पंगत, जिसको बहुत मैं सिंधी हूं तो हम लोग गुरुद्वारे को बहुत मानते हैं, हम सिंधी लोग का गुरुद्वारे में बहुत विश्वास होता है। गुरुद्वारे की परंपरा है ये कि वहां सब टाइम लंगर चलता है। वहां संगत के साथ पंगत को मैंने बहुत पहले सीखा था, और सर के साथ तो देखिए सारे ज्ञान तो हमें वहीं ले जाते हैं। क्या है, गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब में तो सब संतों की ही वाणियां हैं, वो इतना बड़ा जो ग्रंथ है, उस पुस्तक दिव्य ग्रंथ में सारे ही संतों की, महापुरुषों की वाणियां ही लिखी हुई हैं। कभी मौका मिले आपको, चाहे यूट्यूब में आप सुनिएगा, 9वें महले का श्लोक करके एक आता है। जब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ पूरा हो जाता है ना, लोग जैसे 3 दिन का अखंड पाठ रखते हैं, सहज पाठ रखते हैं महीने का, 10 दिन का वो खुला पाठ होता है, तो जब वो कंप्लीट होता है ना, तो 9वें महले के श्लोक के साथ वो कंप्लीट होता है। और उस 9वें महले के श्लोक को आप यूट्यूब में कभी डाल के देखिएगा और सुनिएगा, वो सिर्फ संतों की वाणियां ही हैं, जो उसके अनमोल वचन है ना, उसको जब हम संतों के साथ, इन दिव्य महापुरुषों के साथ आते हैं और देखते हैं, तो यही तो उनके भी जीवन की शैली है, उन्हीं बातों पे वो वर्क करते हैं, वही सारी बातें हैं, वही ज्ञान वो हमको देते हैं। तो कहते हैं ना, प्रकृति हमको कभी भी नहीं छोड़ती है, हमको हमेशा ग्रेस्पिंग मोड में होना चाहिए, एक्सेप्टेंस मोड में होना चाहिए। अगर हमने अपने पात्र को पूरा का पूरा अपने ही अज्ञान से भर के रखा है और उसमें हम कहेंगे ज्ञान की धारा को डालें, तो भर सकेगा? नहीं भरेगा ना। या मेरा अपना ज्ञान मैंने कहीं से लिया, तो ये भी मैंने सर के मुंह से ही कहीं सुना था, पहले अपने पात्र को खाली करो,
चाहे वो ज्ञान का भी पात्र हो, क्योंकि सर से मिलने से पहले तो हमारी यात्रा बहुत लंबी चली है, बहुत सारे लोगों से का हमारे जीवन में आना हुआ है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे सर कहते हैं ज्ञान तो अनंत है, खाली मुझसे मत चिपको, उस ज्ञान को प्राप्त मेरे से सीख लिया, अब आगे बढ़ो और ज्ञान की यात्रा को कंटिन्यू रखो। तुम्हें एक पुस्तक के साथ मत बंधो, एक ऑथर के साथ मत बंधो, अनेक पुस्तकें पढ़ो, नए नए ऑथर्स को पढ़ो, ताकि तुमको नई नई बातें इस एक जन्म में ही सीखने को मिल जाएं। तो अगर हमारे पात्र में, ग्लास में हमने पहले ही का पानी भर रखा है उस ज्ञान का, तो ये नया ज्ञान हम मास्टर के पास गए लेने तो जाएगा ही नहीं ना। तो पहले हमें उस ग्लास को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद हमको, कहने का मतलब ये है जब हम अपने मन को पूरी तरह से खाली करके एक्सेप्टेंस के मोड में, ग्रास्पिंग के मोड में बैठेंगे, तभी हम उन बातों को ग्रहण कर सकते हैं और उसमें से कुछ सीख सकते हैं। नहीं तो फिर तो ये होगा ना, भरे पात्र पर से जो ज्ञान है, लोगों को आपने सुना होगा ना, हाँ हमने इन गुरु का भी सुना था, वो भी ऐसा कहते थे, वो भी ऐसा। आप जनरल या आपने आम भाषा में भी लोगों के संपर्क में हम सब आते हैं तो ये बहुत आम भाषा में बोला जाता है, लेकिन इसका कितना सुंदर समाधान उन्होंने दिया। वो ज्ञान अपनी जगह बहुत अच्छा है, उत्तम ज्ञान है, लेकिन जिस महापुरुष के पास हम ज्ञान लेने के लिए आए हैं, तो हमें अपने आप को पूरी तरह से खाली होके जाना चाहिए वहां पे, ताकि उस ज्ञान को हम पूरा आत्मसात कर सकें। तो सर वहां पे ध्यान का सत्र चलता था हमारा, उसके बाद खाना की व्यवस्था की जाती थी, खाना बनता था। एक दिन की बात है, सर को दही बहुत प्रिय थी, सर दही बहुत शौक से खाते थे, तो उनका खाना बहुत थोड़ा थोड़ा खाते थे। वो कहते थे, हल्ला मचाते थे, उनका भोजन बहुत बहुत माने उनका क्वांटिटी बहुत कम था, थोड़ा थोड़ा खाते थे। तो सब चीजें बाकी आई, दही नहीं थी उसमें। सर एकदम, अरे दही लाओ दही लाओ दही लाओ दही लाओ, मतलब आप सोचिए जैसे मैं बोल रही हूँ ना, आई स्टिल रिमेम्बर, अरे हाँ, मेरी प्लेट में दही क्यों नहीं है, दही लाओ दही लाओ दही लाओ, दही 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 दही। और हम सब लोग अचंभित होकर उनको देख रहे हैं कि सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या। मैं उसके बाद सर जोर से हंसने लगे, सब में भगदड़ मच गई, अरे सर की दही नहीं है दही नहीं है दही नहीं है। जल्दी से गए और दही लेके आए, दही दिया उनको, तब उनका दही का राग खत्म हुआ। दही 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 लाओ दही लाओ दही लाओ दही 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 थाली में आई उनको, और सर जोर से हंसे, जोर से हंसे, और ऐसे करके, मैं सच में ऐसे ऐसे करके आंख मार देते थे। देखा मेरा कमाल। सच में उनका वो बच्चा बनना, उनके आप सोचिए, वो मास्टर के दही के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उनका वो अपना बालपन स्वभाव दिखाना, ये किसका नेचर होता है, ये एक बच्चे का स्वभाव होता है ना। बच्चे को अपनी थाली में जो रोज चीज खाता है ना नजर आए तो कैसे मचल जाता है, जमीन पे लेट जाता है ना। सर ने वो रूप हमें दिखाया उस दिन, और उसके बाद खूब जोर से ऐसे आंख बंद करते हैं, हंसे, इतना जोर जोर से हंसे, आ गया दही आ गया। जैसे बच्चा ने खुश हो जाता है, उसको जिस खिलौने के लिए उसने जिद की हो उसे मिल गया, और हंसने लगी और खाने लगी। तो मतलब ये सब छोटी छोटी चीजें हमें कितना गूढ़ ज्ञान से परिचित कराती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने जो ये बताया, फिर उसके बाद सर से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि होती रहती थी उस पीरियड में, सर का आना होता था तो होती थी। एक बार मैंने सर को बताया ये अपना अनुभव कि सर ऐसे ऐसे करके, मैं मधुर संगीत की आवाज आती थी, मैं तो कभी पहचान ही नहीं पाई। मैंने पूरा उनको, जो मेरे मन के भाव थे, मुझे लगता था कोई बच्चा बजा रहा है और चल रही है, और जैसे मैं अपना पूजा घर से निकलती थी बाहर, वो तान बंद हो जाती थी। और इस तरह एक दिन मैंने आपका सुना और मैंने पहचान लिया, मैंने कहा ये तो सर बजा रही हैं। और सर दूसरे दिन से वो आवाज आनी बंद हो गई, मुस्कुरा दिए, बोले आपका काम हो गया।
मतलब सच में कहते हुए भी मेरे शरीर में जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प्स हो रहे हैं कि उन मास्टर्स का किस तरह हमारा हमसे कनेक्ट होना, कि हमारे जीवन में उनका आना, उनको हमको इतनी सारी मुलाकातों का से ब्लेस करना। आज सोचते हैं ना कि कितने धन्यभागी हैं कि वो हमारे जीवन में आए और उनसे फिजिकली, हालांकि वो हर समय हमारे साथ हैं, पर उनके फिजिकल स्वरूप को उस तरह से महसूस करना वो तो नहीं है ना। मतलब कि क्योंकि तो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम उस पीरियड में हमने जन्म लिया और ऐसी दिव्य पुरुष को हमने अपने जीवन में प्राप्त किया। बहुत सारी यादें हैं सर के साथ। तो आज तो मुझे लग रहा है समय हो गया है। मैं वही चेक कर रही थी, अभी 7:30 से ऊपर हो गया है। तो समय की पाबंदी को देखते हुए मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। बहुत बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा संतोष इतना है कि सर के साथ मेरी बात हुई है। जब कोरोना के समय रामाराजू सर जो सीरीज चालू कर रहे थे कोरोना करके, उस समय मैं ज्वाइन होके मैंने पितामह के साथ बात किया था। बस उनसे मिली तो नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी अब जैसे आप बोल रहे हैं तो वो फील कर सकते हैं कि वाह कितना अच्छा समय होगा उस समय आप लोगों के लिए। अभी भी है, साथ में ही है। साथ ही में है। आज वो साथ में है तो ये यादें कहीं अंदर थी ना। आपने उस दिन बोला पत्री जी की यादें बताओ, मैं ट्रैवलिंग में थी। आप जरूर आपको करना है 3 दिन कंटिन्यूअसली बोलना है। और मैं उस समय अपने कामों में बिजी थी। मैं कलकत्ता में हूँ प्रेजेंटली, मैं भुवनेश्वर गई हुई थी पूरी। तो वहां मैं 4 दिन मैं इतनी बिजी थी। तो मैं ये जिस दिन ये मेरा शुरू हुआ था उस एक रात पहले ही मैं बाइकार गए थे हम। 8 की 9 बजे के करीब मैं कलकत्ता आई थी। बेहद थकी हुई थी, 9-10 घंटे की जर्नी और बहुत ज्यादा थकावट थी। जैसे आई यहाँ तो क्या होता है, बाहर होते हैं हम, कई बार कनेक्टिविटी नहीं मिलती। तो जैसे मेरा काम है स्पिरिचुअल टेबलेट में, जैसे मेरा काउंसलिंग का काम है, तो वहां पर भी मुझे कंटिन्यूअसली तो कांटेक्ट में बना रहना पड़ता था अपने पीजीज के साथ, या किसी से भी बात करनी है, मैसेजेस आ रहे हैं। तो कई बार कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से वो सारी बातें मेरी अधूरी रह जाती थी। तो मैं जैसे घर पहुंची, मैं वाईफाई में कनेक्ट हुई अपने जैसे ही, और मैंने अपने सारे वो सब देखना शुरू किया। और मैं सोच रही थी कि मैं जाते ही सो जाऊंगी ताकि मैं सुबह एकदम रेडी होके, और आधा घंटा पहले मैं अपना थोड़ा सा उस चीज को अपने भीतर लाऊंगी। क्योंकि ये लगता है ना कि ये सब तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, कितने लोग सुनेंगे। एक मन का भाव, अपने मन का भाव आपको बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि जल्दी सो जाऊंगी, पर लेकिन वो सारे मैसेजेस देखने में और वो सारे मैसेजेस उसके साथ वापस करने में, क्योंकि 4 दिन से वो सब डिस्टर्ब था, कहीं मेरे मैसेज नहीं जा पा रहे थे, कहीं बात नहीं हो पा रही, उन सबको करते करते मुझे रात के 12 साढ़े 12 बज गए। अब 12:30 के बाद जब मैं सोने को गई तो फिर वो होता है ना, तुरंत नींद भी नहीं आती। मैंने सोते सोते मुझे 1-1:30 बज गया होगा। तो सवेरे मैं उठती, तो आदत है जैसे सवेरे जल्दी उठने की, तो समय से आंख खुली, लेकिन वो नींद पूरी नहीं होना, इतनी थकावट होना, तो थोड़ी देर के लिए। तो उस दिन जो पहले दिन में आई थी, तो थोड़ा सा आपने जब हम इस रिकॉर्डिंग से पहले मिले थे तो आपने देखा था कि मैं बहुत थोड़ा सा हड़बड़ाई हुई सी थी, क्योंकि लैपटॉप को भी मैंने इतने दिनों के बाद में लैपटॉप वहां नहीं ले गई थी, तो लैपटॉप को भी खोला, उसको सेट किया, उसमें म्यूजिक को सेट किया। तो उस दिन वॉल्यूम भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा हो गया। और मतलब इतनी सारी चीजों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, वो कहते नहीं है थोड़ा सा, तो इसीलिए ध्यान बहुत जरूरी है। मैं ये बात बताने का मेरा मतलब ही ये है कि जब हम ध्यान में आते हैं ना, थोड़ी देर आंखें बंद करिए, ध्यान में आइए, हमारा बॉडी माइंड और सोल अलाइन होता है, सारी चीजें अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ अपना ज्ञान साझा करने, ज्ञान क्या बोलूंगी, पत्री सर के इस अद्भुत अनुभवों को आप लोग के साथ साझा करने में। क्योंकि जब हम सुनते भी हैं ना, किसी किताब को भी पढ़ते हैं, और मैंने क्या आपको बोला, हम पूरी तरह से रिसेप्टिव होते हैं, रिसेप्टिव मोड में होते हैं,
तो ऐसा लगता है हम पार्ट ऑफ दैट कैरेक्टर हैं, जो कुछ हो रहा है पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन है। हम जब एक स्वाध्याय के लिए कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो हमको लगता है हम पार्ट ऑफ द थॉट ऑफ दैट ऑथर हैं। उसके साथ साथ जब हम पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में होके वो पुस्तक पढ़ते हैं या किसी का ज्ञान सुनते हैं तो ये होता है। तो जब इन यादों को पुनर्जीवित करना, उस सब के साथ हम सबका इकट्ठा होना, ये भी डेस्टिन्ड है। संध्या जी, सच में मैं इन सब चीजों को डेस्टिन्ड मानती हूँ कि ये भी सर की इच्छा है कि ये सारे लोग ये सब सुने, उस आनंद को अनुभव करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम स्पिरिचुअल टैबलेट का भी आपसे सुनेंगे इसी मंच पर। हमारे नए मास्टर भी जुड़े हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको, हम फिर से बुलाएंगे। जरूर जरूर। और जानते हैं संध्या जी, आज सवेरे ही मैं जैसे उठी और अपनी ये सब तैयारी कर रही थी, लैपटॉप वगैरह खोल रही थी, तो एक टॉपिक आया मेरे दिमाग में। हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट का एक टॉपिक है 4+5 रिलेशनशिप। बहुत ही सुंदर विजडम है ये टैबलेट्स, इतनी प्यारी है क्योंकि रिलेशनशिप में हम सब बंधे हुए हैं ना। हम सारे लोग किसी ना किसी रिलेशन में हैं। किसी की पत्नी है तो किसी की माँ है, तो किसी की बहू है, तो किसी की बेटी है, तो किसी की मित्र है, तो कहीं अपने वर्क में, तो सब जगह तो हमारे रिलेशंस है ना। किसी न जिस भी व्यक्ति से हम मिल रहे हैं किसी न किसी रिलेशन में, वो मैं आपको उसमें बताऊंगी। तो मेरा ऐसा मन में भाव आया कि अब जब नेक्स्ट मैं जाऊंगी आपके मंच पे, तो मैं इसी टेबलेट के बारे में बोलूंगी। और अभी आपने वही बात बोली कि आप देखिए कैसे थॉट पहले ही आ जाता है। अद्भुत है मैम, सब। जब हमें आप लोग समझाते हैं ना बहुत सिंपल भाषा में, उसका टाइटल बड़ा होता है, लेकिन जब सिंपल भाषा में समझाते हैं ना तो पूरा अंदर उतरता है, जो दैनिक जीवन में हमारे काम आता है। बिल्कुल। ये जो सच बात बताऊं, हमारे जी के सर बहुत बड़ी दिव्य आत्मा है। वो बहुत मैंने बोला ना, कोई उनमें मेंटर दिखता है, कोई पिता दिखता है, कोई गुरु दिखता है। बहुत ही उच्च स्तर की आत्मा है। उन्होंने जो ये अद्भुत विद्या लोगों के लिए इन टेबलेट्स को जो तैयार किया है ना, टेबलेट्स मतलब इस विजडम को जो तैयार किया है, हमारे जीवन में होने वाली हर एक सुबह से लेकर रात तक हम जो करते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, हमको पता भी नहीं होता, सहज भाव में हम करते चले जाते हैं। सबके पीछे एक कारण होता है। उस कारण के कारण कुछ न कुछ व्याधियां आती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं जीवन में, और उससे किस तरह से हमको निवारण मिलना है, किस तरह से हमें उस चीज से बाहर आना है, वो हम इस विजडम द्वारा सीखते हैं। तो ये तो हमें हमारी दिन प्रतिदिन की जो हम कर रहे हैं, जो कोई हमसे मिल रहा है, जो कुछ हमारे जीवन, यहाँ तक संध्या जी, आपने तो L1 कोर्स किया हुआ है तो आप जानते ही होंगी, ऑब्जेक्ट साइंस जो है, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये छिपकली दीवार पे क्यों चलती है, ये छिपकली जमीन पे क्यों चलती है, ये हमें क्या संदेश देती है। उसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है। आज हमारे हाथ से 2 ग्लास शीशे के टूट के क्यों गिर गए, आज मेरे हाथ से बार बार ये कांटा और चम्मच क्यों गिर रहा है, कभी ध्यान ही नहीं दिया था। और आज पता चलता है कि उसके गिरने के पीछे भी कोई कारण है, कोई संदेश है यूनिवर्स का। क्योंकि हम किसका पार्ट है, हम उस परमात्मा का अंश है ना, उस यूनिवर्स का हम अंश है। हम जब इस संसार में भौतिक रूप में आए, हमारे बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं, हम कितने केयरफुल होते हैं उनके लिए। बच्चे को जहां कुछ गलती करता है, वो माने ना माने वो अलग बात है, तो हम कहते हैं ना, ये मत करो, ये मत करो, देखो ये करोगे, ये ऐसे करोगे तो ये ऐसे होगा। वो कभी अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो हम तुरंत कहते हैं नहीं, इसको ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, इसका कारण ये है। हम कितना अपना पूरा शक्ति लगा देते हैं कि मेरा बच्चा उस प्रॉब्लम से बाहर आए,
चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड है, कोई सम उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, हाँ ये इसको आना चाहिए ताकि इसको 100% मार्क्स मिले, हाँ उसे ये भी आना चाहिए ताकि वो कहीं पे भी रुके ना, कहीं मेरे बच्चे को कष्ट नहीं होना चाहिए, कहीं रुकावट ना हो उसकी जिंदगी में। हम उस परमात्मा का अंश हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं। देखिए हमारे भौतिक माता पिता तो जिनके शरीर से हमने जन्म लिया, लेकिन उस माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता आए तो सब हम एक सोर्स से है ना, आत्म स्वरूप में देखें तो हम सब एक ही सोर्स से आए हैं। तो जब हम एक सांसारिक व्यक्ति होते हुए अपने बच्चे को इतना कवर करके रखते हैं शील्ड्स में, तो वो यूनिवर्स हमारा कितना ख्याल रखता होगा, क्योंकि हमारी शक्ति तो बहुत सीमित है, वो तो असीमित शक्ति वाला है ना। देखिए किसी बहुत धनी व्यक्ति का बच्चा होगा तो उसके पास साधन ज्यादा होंगे, और कोई व्यक्ति अगर उतना धनी नहीं है तो उसके साधन कम होंगे, लेकिन तो वो अपने बच्चे को सहूलियत, अब जिसके पास BMW खरीदने की ताकत होगी तो वो अपने बच्चे को BMW में घुमाएगा, और जिसकी ताकत स्कूटी पे घूमने की होगी वो अपने बच्चे को स्कूटी पे घुमाएगा ना, क्योंकि ये तो क्षमता की बात है। लेकिन हम जिस परमात्मा, परम पिता परमात्मा की संतान हैं, जहां से हम सब आए, हम उनका अंश है, हम उनके बच्चे हैं, जिसकी असीमित पावर है, वो हमें किस तरह से सुखी करना चाहते हैं आप ये सोचिए। और हम तो खाली अपनी जिद लेके ही बैठे रहते हैं, नहीं हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हटते ही नहीं है। अरे वो हमको क्या देना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो यूनिवर्स का संदेश होता है कि ये करो, ये देखो ये हुआ, इसका मतलब ये है, यहाँ पर तुम्हें अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है। और ये विजडम हमें जीके सर ने स्पिरिचुअल टेबलेट में दी है। मैं तो कई बार बोलती हूँ ये बात, कई मंचों पे मैंने बोली है कि जैसे राजा भागीरथ थे ना, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने स्वर्ग से गंगा जी को बुलाया इस धरती पे, यूनिवर्स ने सर को इसी काम के लिए इस पृथ्वी पे भेजा, वो भी ज्ञान की गंगा को वहां से लेकर हम सब लोगों के, जन जन के कल्याण के लिए सब में उन्होंने फैलाया। और कितनी मेहनत कर रहे हैं। आज सर USA में है, कल सुनो तो UK में है, परसों सुनो तो फ्रांस में है, सुनो तो जर्मनी में है। बहुत बहुत यात्रा करना सरल नहीं होता। मैंने बोला ना, मैं गई और आई तो मैं इतनी थकी हुई थी, पर लेकिन जहां फिर नजर आती है अपने उन गुरु पे जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, अपने मेंटर जिनमें कि मैं अपने पिता का स्वरूप देखती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। तो अच्छा, वो बड़ी मजे की बात यहाँ सर की बताती हूँ, जीके सर की। क्या उन्होंने भी अनुभव नहीं किया होगा, शायद ये देखेंगे वो ये अगर, तो उनको पता चलेगा क्या हुआ। हम गए फ्रांस, पेरिस गए, तो 3 दिन का प्रोग्राम था हमारा। एक दिन पहले हमारा वो जहाँ पे एक BNB जैसे लिया जाता है, अपार्टमेंट लिया जाता है ना, वहां सारे कुछ लोग वहां ठहरे थे, कुछ पास में होटल में ठहरे थे। तो हम लोग सब मिले वहां हमने ध्यान किया सबने, और उसके बाद लाइव स्ट्रीमिंग चल ही रही थी उसकी। तो अचानक से सर मेरे पास आए, अभी इस स्पीकर के पास दीप्ति जी आपको बोलना है। सर तो ऐसे ही बोलते हैं, आपको बोलना है। मैं एकदम बोले हाँ आपको बोलना है। और उनका जो रूम था अंदर, अतीशा उनकी बेटी बैठी हुई थी वो उसी रूम में, और वहां पे सर का वो लैपटॉप था जिसमें हमको, तो वो मुझे हाथ पकड़ के मुझे ले गए अंदर, बोले ये स्पीकर उठेगा, इसके बाद आपको बोलना है। तो मैं जल्दी जल्दी में देख रही हूँ, नेचुरली बाल थोड़े ओड़े से रहते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको कैमरा को फेस करना, इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो मैं हम लोग सब तो ट्रैवलिंग में थे, तो ऐसा कंघी वंगी भी शायद साथ में नहीं होगी मेरे, तो मैं ऐसे करके देख रही थी कि कंघी कहाँ है, मैं थोड़ा सा बाल ठीक कर लूं, ये स्पीकर उठेंगे और इमीडिएटली मुझे बोलना है। तो वो तो कंटिन्यूएशन में चल रहा था ना। सर आए मेरे पास और ऐसे ऐसे करके, जैसे माँ नहीं अपने बच्चे के बाल संवारती है, ऐसे ऐसे करके मेरे बाल संवारे उन्होंने, मुझे ठीक ठाक किया, बोले बस ठीक है अब आ जाना। तो सच में पिता का स्वरूप नजर आता है उनमें, कि मेरा बच्चा एकदम तैयार होके बैठे, वो बाल उड़े उड़े, मेरे जनरली क्या थे थोड़े
बाल फ्रिजी हैं तो वो थोड़े उड़ उड़ से जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आके एकदम जल्दी जल्दी ठीक करना उनका, और अब आपका नाम है, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सच में इन दिव्य महापुरुषों के साथ रहने का, उनके साथ समय बिताने का आनंद ही कुछ और होता है, और अभी अभी आप वो आनंद ले चुके हो। ये संध्या जी। ये सर आए थे ना, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे तो, बहुत। वही मैं सोच रही अभी कल प्रिया जी आई थी घर पे, हाँ तो उनके फोटोग्राफ्स मैंने सर को भेजे इमीडिएटली। मैं कल एक फंक्शन में गई थी वहां पे, फिर वाईफाई कनेक्ट हुआ तो मैंने भेजा सर को। बहुत अच्छा, बहुत ग्रेट ग्रेट। और तुरंत उन्होंने मुझे बोला यूएसए के एक पेशेंट गॉड है, उनको आपको स्पिरिचुअल टैबलेट सिखाना है, 2 महीने का है, उसके बाद जूम पे मिलेंगे। मैं बोली अभी तो बात हुई है और रात शाम के समय मुझे बोल रहे। मैंने बोला सर अगर हिंदी होंगे तो ठीक है, इंग्लिश तो मैं नहीं उनको हैंडल कर सकूंगी, मालूम है सर को कि मैं हिंदी में वाली हूँ। तो सर बोले नहीं वो गुजराती है, आपको उसको गुजराती में करना है। तो तुरंत इतने खुश हो जाते हैं ना। तुरंत उनके पास सॉल्यूशंस आ जाते हैं सब चीज के। वही तो देखती हूँ कई बार, इतने बिजी शेड्यूल्स हैं उनके, इतने बिजी शेड्यूल्स हैं, उसमें एक एक का ध्यान रख पाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत। मतलब अगर आप सोचो तो उनकी भी फैमिली है। अच्छा वो तो है ना, जो हमने सीखा कुटुंब धर्म वो भी हमको निभाना है ना। तो उनका फैमिली है, उनका अपना लाइफ है, उसके साथ में अपना जॉब भी कर रहे हैं वो। अभी यूके में तो वो जॉब भी उन्होंने शुरू किया है। उसके बाद इतनी ट्रैवलिंग है, हर समय ट्रैवल में होते हैं। उसके बाद एक एक जन का ख्याल रखना, एक एक जन का ख्याल रखना, मतलब हर कोई उनके दिमाग में ठीक होता है, और कहाँ पे किसको क्या कहना है वो, कि ये व्यक्ति एकदम अप्रोप्रिएट पर्सन है इस चीज के लिए। तुरंत ही उसको, मैंने कुछ समय पहले की बात है, अचानक से कुछ बीइंग इन चार्ज ऑफ काउंसलिंग डिपार्टमेंट, नेचुरली थोड़ा सा मतलब उससे रिलेटेड बातें, क्या 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 हमको नया करना है, क्या करना है, तो मुझे उससे रिलेटेड सर से बात करनी थी। तो सर से फोन पे मेरी बात हुई। ठीक है मैडम, ओके। उन्होंने सारी बात सुन ली, कहते हैं आप सारी बात समझ में आ गई, ओके ओके मैडम, बाय, रख दिया। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आता है, कनेक्ट टू दिस 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 पर्सन, और उनके साथ बैठ के मीटिंग कर लो आप। मतलब इमीडिएट, और वो कहाँ बैठे हुए हैं, किन लोगों को क्या सिखा रहे हैं, इमीडिएट उन 3 मास्टर्स का उनके दिमाग में आना नाम। तो मैंने फिर मैसेज किया कि सर ये कहाँ के हैं। ही रोट कि मैं विदुषी भुवना के घर पे अभी जब मेरी विजिट थी इंडिया में, तो विदुषी के घर में मिला था उनसे, और सर को मिला था, और उसमें से उन लोगों ने काशी, जो हमारा प्रोग्राम हुआ था ना अभी, फिजिकल 11 डेज की जो ये चली थी वर्कशॉप, उसमें उन तीनों ने किया था। तो सर को इतनी सारी बातों का याद होना, आप सोचो इतने बिजी शेड्यूल में, हम लोग तो थोड़ा सा ओवरबर्डन होते तो कहते हैं अरे ध्यान से उतर गई ये बात। इतना ओवरबर्डन होने के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने के बाद, इमीडिएट उनके दिमाग में आता है कि मुझे किसे क्या मैसेज करना है, क्या बताना है। तो सच में हृदय से नमन है। मैं तो कहती हूँ, अगर हम थैंक यू कहते हैं तो ये तो बहुत छोटा शब्द ही नहीं है। वो एक कहते हैं ना कि वर्ड्स फॉल शॉर्ट टू डिस्क्राइब दीज अमेजिंग सोल्स। हमारे पास शब्द ही नहीं है, शब्दों की कमी है कि आप उनका वर्णन कैसे करें। थैंक यू मास्टर्स, आप सबको इतनी देर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका भी हमारे साथ बीना जी, 3 दिन बीना जी कुछ पूछ कंटिन्यू। यस। बीना जी कुछ पूछना चाहती हैं। यस दोस्तों। बीना दानी। बीना बीना दानी, बीना जी आप अपने आपको अनम्यूट कर लें और अपने वीडियो को खोल लें। हम्म।
यस मास्टर्स, यदि किसी को भी कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेस कर दे प्लीज। हाँ, किसी का हैंड रेस तो नहीं है मैम। हाँ, बीना जी का तो दिख रहा है मुझे कुछ यहाँ पे तो। मुझे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। बीना जी आप कुछ पूछना, उनका म्यूट ही है। हाँ म्यूट है, पर मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे। ठीक है, अगर किसी का कोई प्रश्न हो, और मुझे लगता है ये जो यादों के साथ हमने सफर किया है, इसमें प्रश्न तो क्या होगा। प्रश्न होंगे ही नहीं। यस, ये तो ये तो प्रश्न यादें हैं अपने दिल में बहुत संजोने बहुत के लिए। अंदर तक संजो के रखने। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम इसी समय इसी मंच पर दोबारा मिलेंगे, और मैम को भी हम बाद में इनवाइट करेंगे बहुत अच्छे अच्छे विजडम के साथ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो सेशन को हम यहीं पे अपना जी पूरा करते जी हैं। जी हाँ, थैंक जी यू, हाँ। थैंक यू, ओके। थैंक यू।